अगर मैं आपसे पूछूं, हशरात की दुनिया में कुदरत ने सबसे ज़्यादा खूबसूरती किस जानदार को दी है, तो आप यकीनन यही कहेंगे, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ। इसमें कोई शक नहीं कि तितलियाँ वाकई बहुत दिलकश होती हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि नेचर के अंदर इन बटरफ्लाइज की क्या इम्पोर्टेंस है? इनका हमारे कुदरती माहौल के अंदर होना कितना ज़रूरी है? और क्या आप जानते हैं कि बटरफ्लाइज कुछ ऐसे कलर्स भी देख सकती हैं जिन्हें हम इंसान भी नहीं देख सकते? तो दोस्तों, मेरा नाम फातह है और इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा तितलियों की हैरत अंगेज़ दुनिया में, जिससे आप आज तक नावाकिफ थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अंटार्कटिका के सिवा तितलियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इनकी लगभग 20,000 से भी ज़्यादा इकसाम हैं। तितलियां अपने अंडे पौधों के पत्तों पर देती हैं, लेकिन हर पौधे पर नहीं। इनके कुछ महसूस होस्ट प्लांट्स होते हैं और ये अपने अंडे इन पौधों के सिवा किसी दूसरे पौधे पर नहीं देती। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई अपने अंडे मिल्कवीड प्लांट के सिवा किसी दूसरे प्लांट पर नहीं देती। तो जब किसी तितली ने अंडे देने होते हैं तो वो अपने होस्ट प्लांट पर जाती है और कई पत्तों का जायजा लेती है। अब यहाँ जानने की बात यह है कि तितलियों का टेस्ट सेंसर यानी किसी चीज़ को चखने की हिस्स उनके फीड में होती है। तो वो कई पत्तों पर बैठती हैं और अपने फीड से उन्हें टेस्ट करती हैं और ये देखती हैं कि कौन सा पत्ता उनके आने वाले बच्चे के लिए एज अ फूड यानी बतौर खुराक बेहतरीन रहेगा। और फिर वो कई पत्तों पर बैठने के बाद एक पत्ते को चुनती हैं और फिर उसके ऊपर अपने अंडे देती हैं। तितलियों के अंडे किसी भी रंग में हो सकते हैं, जैसे वाइट, ग्रीन या फिर येलो, और ये अंडे गोल या फिर बैजवी शक्ल में होते हैं। इन अंडों से 4 या 5 दिनों के बाद एक नन्हा मुन्ना सा लार्वा निकल आता है और अब एक तितली के जीवन का आगाज होता है। सबसे पहले लार्वा अपने शेल को खाता है। ये लार्वा बटरफ्लाई की लाइफ का दूसरा स्टेज है। इनकी ज़िंदगी के टोटल 4 स्टेज होते हैं और ज़िंदगी के इस चक्र को मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया जाता है। लार्वा को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ये मुसलसल खाते रहते हैं। अब जैसे जैसे ये कैटरपिलर या लार्वा खाता रहता है, इसका जिस्म बढ़ता है, लेकिन बैरों जल्द जिस्म के साथ नहीं बढ़ती और ये उस जल्द को उतार देता है। और ये ऐसा अगले स्टेज में जाने से पहले 4 या 5 बार करता है। अब इस स्टेज में ये लार्वा 2 ऐसे काम करता है जिनकी वजह से उसकी नेचर में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये कि वो खुराक बचाता है और दूसरा वो खुद खुराक बन जाता है। मगर कैसे? लार्वा महज पत्ते ही नहीं खाता, बल्कि प्लांट्स पर मौजूद कई बग्स और एफिड्स को भी ठिकाने लगा देता है, जो कि इन प्लांट्स और कई तरह की क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, बल्कि पूरी की पूरी क्रॉप्स ही को तबाह कर सकते हैं, जिस पर किसान और उसकी फैमिली का इन्हसार होता है। बस इसी वजह से इसे नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर भी कहा जाता है। बटरफ्लाई की लाइफ के 4 स्टेजेस अंडा, लार्वा, प्यूपा और तितली बनने तक कई सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स इन्हें खाते हैं। इसलिए ये फूड चेन का एक बहुत अहम हिस्सा है और इनका हमारे कुदरती निज़ाम के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इससे पूरी फूड चेन के अंदर एक बहुत बड़ा अनबैलेंस क्रिएट होगा और एक पूरा कुदरती निज़ाम गैर मुतवाज़न हो जाएगा। तो इसी वजह से बटरफ्लाइज को दूसरे क्रिएचर्स के लिए एक गुड फूड सोर्स भी माना जाता है और ये फूड चेन का एक बहुत अहम हिस्सा है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अब वक्त आ चुका है ज़िंदगी के अगले मरहले में जाने का। जब ये वक्त आता है तो लार्वा किसी दीवार या किसी टहनी पर चढ़ता है और अपने स्लाइवा यानी कि अपने थूक से एक गाढ़ा लिक्विड बनाता है और उसे अपने जिस्म के पिछले हिस्से से जोड़ लेता है और फिर वो उस गाढ़े लिक्विड को अपने जिस्म पर लपेटना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे प्यूपा उसके जिस्म पर चढ़ता है, वैसे ही उसकी बैरोनी जल्द भी उतरती है और आखिरकार उसका पूरा जिस्म उस प्यूपा या क्रिसालिस में छुप जाता है और वो लार्वा जो उस प्यूपा में गया था एक तितली में बदलने लगता है। वक्त के साथ साथ ये प्यूपा ट्रांसपेरेंट होने लगता है। 1 माह होने के करीब करीब ये इतना साफ़ हो जाता है कि अंदर मौजूद तितली बाहर से नज़र आने लग जाती है। आखिरकार 1 माह मुकम्मल होने के बाद प्यूपा खुलता है और वो लार्वा जो उसमें गया था एक खूबसूरत तितली के रूप में बाहर निकल आता है और यूँ एक तितली की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है।
اور پھر اس کے انڈوں سے یہی لائف سائیکل یا زندگی کا یہی چکر پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور ایسے ہی جاری و ساری رہتا ہے۔ اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب تتلی وہ کام کرنے والی ہے جس کے لیے تمام انسانوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب یہ ننھی سی تتلی پوری دنیا کے انسانوں اور کئی جانداروں کے لیے خوراک پیدا کرنے والی ہے۔ یہ تتلیاں زندہ رہنے کے لیے پھولوں کا رس پیتی ہیں، کبھی ایک پھول پر بیٹھتی ہیں تو کبھی دوسرے پھول پر۔ جب یہ ان پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے پولن گرینز ان کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور پھر وہ جب کسی دوسرے پھول پر بیٹھتی ہیں تو یہ پولن گرینز اوور ریز سے مل کر ریپروڈکشن کا پروسیس کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ پودے انسانوں کی طرح چل کر تو ایک دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے تاکہ نئی پھول اور پھل پیدا کریں، تو یہ کام تتلیاں کرتی ہیں، ان کے پولن گرینز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر کے، جس کی وجہ سے پھل اور سبزیاں ان پودوں اور درختوں پر پیدا ہوتی ہیں اور ہم انسانوں اور کئی جانداروں کو غذا کے طور پر ملتی ہیں۔ اسی لیے ان بٹرفلائز کو پولینیٹنگ ایجنٹ بھی بولا جاتا ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے تتلیوں کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت تتلیاں بھی ہم انسانوں کے شر سے بچ نہیں پائی۔ آج بڑھتے ہوئے جنگلات کے کٹاؤ، کیمیکل فرٹیلائزیشن، پیسٹ کنٹرولر، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی زندگی انتہائی خطرے میں آ چکی ہے۔ ان کی پاپولیشن تیزی سے ڈکلائن ہو رہی ہے، ان کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے قصوروار کوئی اور نہیں صرف اور صرف ہم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کیمیکل فرٹیلائزیشن، پیسٹ کنٹرولر یعنی کیڑے مار ادویات کا استعمال ترک کر دیں اور ان کی جگہ بائیو پیسٹیسائڈ کا استعمال کریں۔ اپنے گھروں اور محلوں میں پھولوں والے پودے اور خاص کر بٹرفلائز کے ہوسٹ پلانٹ لگائیں تاکہ یہ خوبصورت تتلیاں آپ کے گھروں اور محلوں میں بھی آئیں۔ ان ہوسٹ پلانٹ کے نام گوگل سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں آپ نے جانا تتلیوں کا امیزنگ لائف سائیکل اور یہ کہ ان کی نیچر کے اندر کیا امپورٹنس ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بولا کہ تتلیاں کچھ ایسے رنگ بھی دیکھ سکتی ہیں جنہیں ہم انسان نہیں دیکھ سکتے، تو اس ویڈیو میں تو میں یہ سب نہیں بتا پایا، تو آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا جس میں بٹرفلائز کے امیزنگ فیکٹس، ان کی کئی انسین ابیلیٹیز اور بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ اب مثال کے طور پر، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیپا کے اندر آخر ہوتا کیا ہے؟ ایک لاروا جو پیپا کے اندر جاتا ہے وہ ایک بٹرفلائی بن کر کس طرح باہر نکل آتا ہے؟ آخر اس پیپا کے اندر کی کہانی کیا ہے؟ اگر آپ واقعی میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اس پیپا کا راز، تو سبسکرائب کر لیجئے، سمجھ گئے نا؟ تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں، گڈ بائے۔